लेट्स कंटिन्यू विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हमारा लास्ट डे है एपी का। आपका वर्ड प्रॉब्लम इस सेशन में हट गया है, तो लास्ट एक्सरसाइज 5.3 में हमने जो क्वेश्चन 14 के आगे किए हैं वो आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चन 14 तक ही आएंगे। एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम हैव बीन रिमूव। तो अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर। इसके भी आपके आधे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको, है ना। ये सारे आपको 14 के बाद वाले छोड़ देने हैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब से, ठीक। बाकियों की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी याद रखना है कि यदि एबीसी 3 नंबर एपी में हैं तो बीच वाले नंबर बेसिकली आपका क्या होता है, इनका डिफरेंस सेम होता है ना। हमारा b माइनस ए और c माइनस बी की वैल्यू इक्वल है। आपको पता है यदि नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड होता है। इसी से बेटा ये रिलेशन निकलता है। इस हम माइनस बी को इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज कर दें तो इधर आकर प्लस होगा, तो b प्लस बी क्या हो गया 2b। और इस माइनस ए को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा और इधर c ऑलरेडी है और ये 2 इधर आ गया, तो आपका रिलेशन क्या आ गया a प्लस सी अपॉन 2। और a प्लस सी अपॉन 2 मतलब these are two terms and divided by 2. Sum of all observation upon number of observation was the formula for arithmetic mean. स्टेट्स में 9th में हमने पढ़ा था। तो ये आपका मीन का फॉर्मूला है, मतलब b क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन हो गया a और c का, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपके बहुत सारे क्वेश्चन एपी में इसी कंसेप्ट पे आते हैं। मतलब आपको क्या करेंगे, आपको 3 टर्म दे दी, जैसे दे दिया k माइनस 1, k एंड k प्लस 1 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैंने तो सिंपल डायरेक्ट नंबर्स लिख दिए हैं, वो थोड़े ज़्यादा नंबर देंगे, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसका डबल 2 टाइम्स k इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का सम, दैट इज k माइनस 1 k प्लस 1 प्लस k माइनस 1 अपॉन 2। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये 2 इधर आ गया तो 2 2 ज़ा 4k इक्वल टू इधर क्या बचा 2k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 4k माइनस 2k 2k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। पर वो नंबर्स ऐसे होंगे कि k की वैल्यू 0 नहीं आएगी, कुछ नंबर आएगा, क्योंकि ये तो -1 0 एंड +1 हो गए। तो ये भी एपी में है विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ 1। तो इस तरह के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो ये बात याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप आपका एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल है, पर आपको पता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन हमको करने होते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है which is very important, for which term of the AP is its first negative term। नेगेटिव टर्म कब होगी, जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो। आप देख सकते हो 121 के बाद 117 फिर 113 नंबर कम हो रहे हैं, तभी तो ज़ीरो आएगा। उल्टा लिखा होता तो ज़ीरो आता ही नहीं। हाँ, नेगेटिव नंबर आते ही नहीं, तब तो इंक्रीज़ हो रहे थे, पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। तो नेगेटिव टर्म तभी आएगी जब नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डी नेगेटिव हो। तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि a तो 121 है, a की वैल्यू 121 है, कॉमन डिफरेंस आपका -4 है, और पूछ रहा है कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो हम थोड़ा नंबर लाइन की बात करें। नंबर लाइन पे हम देखते हैं तो बीच में 0 है, इधर प्लस नंबर्स हैं, इधर माइनस नंबर है। तो हमें नहीं पता कि इस एपी में कौन सा नंबर आएगा। हम बहुत दूर से आ रहे हैं 121 से, -444 का जंप करते हुए इस तरफ, तो हमें नहीं पता कौन सा नंबर आएगा। माइनस में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा। पर हमें क्या पता है कि जब हम पॉजिटिव नंबर कोई भी हो उससे हम नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होंगे तो बीच में 0 तो आएगा ही आएगा, है ना। वी नो दैट वी विल क्रॉस 0 इन बिटवीन। तो हम क्या करें, हम इस 0 को ढूंढ लें कि ये किस पोजीशन पर है। यदि 0 इस एपी में होगा तो हम n की वैल्यू an को 0 लेकर के निकालेंगे, तो n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आएगी, है ना। मान लो n 10 आ गया तो नेक्स्ट टर्म मतलब 11 टर्म डेफिनेटली क्या होगी, नेगेटिव टर्म होगी, है ना। और यदि हमारा n फ्रैक्शन में आ गया, n डेसिमल में आ गया या फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब 0 उस एपी में नहीं है। पर फिर भी मान लो कि आपकी 9.5 टर्म 0 है, इसका मतलब इसके बाद वाली टर्म मतलब इंटीजर नंबर आफ्टर 9.5 दैट इज 10th टर्म इज डेफिनेटली नेगेटिव नंबर। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम 0 ढूंढने में फोकस करेंगे।
तो हमें क्या करना है, हमको यदि नेगेटिव टर्म ढूंढनी है तो हम nth टर्म को 0 लेकर के n ढूंढ लें, n फाइंड आउट कर लें। तो चलो, तो अब हम क्या करें, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। an 0 है, a आपका 121 है, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो ये क्या हो गया, 121 इधर आएगा, -121, ये -4 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर भेजोगे तो डिवीजन में आएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा, n माइनस 1। अब हम देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसल, 4 3 जा 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 30.25 आएगा, 10 है तो 25 आएगा, 30.25 -1 इधर आकर ऐड हो गया, 31.25 n है। इसका क्या मतलब कि 0 इस एपी में नहीं है, 0 31.25 पोजीशन पे है, मतलब 31st और 32nd टर्म के बीच में 0 आता है। पर हमारा इंटरेस्ट किस में है, इस वाली टर्म में, ये 31 के बाद वाली टर्म, मतलब A32 पक्का क्या होगी, दैट विल बी अ नेगेटिव टर्म। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख लें, A प्लस 31D, तो A तो आपका 121 है, 31 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो माइनस हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124 में से 121 माइनस आया, क्या आया, -3, मतलब आपकी एपी चलते चलते यहाँ पर 1 आएगा, फिर 1 के बाद सीधे -3 पे जाएगा। तो 0 इस एपी में नहीं है, पर -3 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप याद रखना, ये एक अच्छा कंसेप्ट है जो एग्जाम में आता है कि नेगेटिव टर्म an इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर आपने ध्यान दिया हो तो दे हैव मेंशन्ड an लेस देन 0, तो लेस देन 0 से भी हम कर सकते हैं। यदि हम an लेस देन 0 करते तो देखो हम यहाँ पर कहाँ कहाँ चेंज करते, an इज़ लेस देन 0, तो an इज़ लेस देन 0 इज़ लेस देन, फिर यहाँ पर हमारा क्या होता, ये 121 इधर आके माइनस हुआ, -4 से डिवाइड हुआ, इज़ लेस देन n माइनस 1, -1 इधर आकर +1 हो गया, इज़ लेस देन आर दिस, तो n 31 इज़ लेस देन n। हाँ, तो n इज, अब आपका एक्चुअली जब ये साइन चेंज होते हैं तो पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, आपका ये हो जाता है n इज़ ग्रेटर देन 31, तो आपकी n एकदम 31.25 से बड़ी होगी, ये हो जाएगा। जैसे देखो, यदि हमने ऐसा लिखा -2 इज़ लेस देन +1, -2 1 से छोटा है, सही बात है, माइनस का नंबर पॉजिटिव नंबर से स्मॉल है। अब मैं यदि इधर का साइन चेंज करूं तो इधर का साइन माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2 इज़ लेस देन -1, ये इनकरेक्ट है। इक्वल टू में तो ये हो जाता है ऐसा, पर लेस देन में क्या होता, हमारे को यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ता। हम लेस देन की बजाय यहाँ पर जैसे ही हम ये साइन चेंज करेंगे तो लेस देन के सिंबल को ग्रेटर देन के सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिसको ये बात समझ में आती है ठीक है, नहीं तो आप an इक्वल टू 0 लेकर के करो, आपकी कभी भी मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। सेकेंड पार्ट है आपका क्वेश्चन का, बस सेकेंड तक ही करना है, थर्ड ऑनवर्ड्स इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स है जो हमारे काम की नहीं है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 6। तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, A3, और सेवन्थ टर्म मतलब A7, इनका सम हमें क्या गिवन है, 6, और इन्हीं का प्रोडक्ट गिवन है 8, कि A3 मल्टीप्लाइड बाय A7 इज 8, और बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, ये हमें गिवन है, और S16 हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि हमारी AP में फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो हमारी थर्ड टर्म क्या होगी, A प्लस 2D, और सेवन्थ टर्म क्या होगी, A प्लस 60, एंड दिस इज इक्वल टू 6। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो सिंपल सा आपका कंसेप्ट है कि थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D, सेवन्थ टर्म मतलब A प्लस 60, दिस इज इक्वल टू 6। अब ये A प्लस A ऐड होके 2A हो गया, 2D प्लस 60 ऐड होके 8D हो गया, और इक्वल टू 6 एज इट इज है। तो यू कैन सी इज ऑल नंबर्स आर इवन, तो डिवाइड करना तो बनता है, हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो गया, A प्लस 4D इक्वल टू 3, पूरी इक्वेशन डिवाइड होगी, ये भी ये भी ये भी, हाँ, तभी हमने डिवाइड किया 2 से, तो A प्लस 4D इक्वल टू 3 आ गया। अब है इसके बाद वाली जो स्टेप, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, कि यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल लो। तो A क्या हो गया, 3 माइनस 4D,
हमने ए की वैल्यू इससे निकाल ली। अब हम ये वाला पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो हम उसमें ए की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 - 4d। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हमारे पास यहाँ पर था a3, तो a3 तो फिर से बेटा a+2d ही है, और a7 अभी भी a+6d है, पर अभी इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू क्या है 8। तो अब हम a की जगह 3 - 4d जो हमने यहाँ से निकाला है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो गया 3 - 4d + 2d, और दूसरे ब्रैकेट में a की जगह 3 - 4d और आगे +6d है, और इक्वल टू का 8 एज इट इज। नाउ यू कैन सी कि ये -4d + 2d कंबाइन होंगे तो क्या बचेगा 3 - 2d, और यहाँ पर -4d और +6d कंबाइन होंगे तो इधर क्या बचा 3 + 2d। अब यहीं पे आपका सारा का क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अदरवाइज आप यदि ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते और फिर सब्स्टिट्यूट करने जाते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये स्टेप देखो आपको क्या मिल गया a - b a + b, तो क्या हो गया a² - b², तो 3² - 2d² = 8। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, d का स्क्वायर d² = 8। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखें कि 4d² उधर 8 इधर, तो 9 - 8 = -4d² था, उधर जाकर प्लस हो गया। 9 - 8 1 बचा, 4 मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में आ गया। इसकी वैल्यू d² के इक्वल है। d इज कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लोगे तो ±½ आएगा, तो d +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। तो इसका मतलब a की भी 2 वैल्यू आएंगी और सम की भी 2 वैल्यूज आएंगी। तो अब हम a कैलकुलेट करें। हमारा a क्या था 3 - 4d। यदि हमने d की वैल्यू +½ ली और d की वैल्यू हमने -½ ली, हमारे पास 2 केसों में, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3 - 4 × 1/2। ये कैंसल हुआ, 3 - 2 a की वैल्यू क्या आ गई 1। और सेकेंड पार्ट में जब हमने d की जगह -½ रखा तो ये 3 + 2 हो गया, क्योंकि 4 × 1/2 तो आएगा ही, माइनस की जगह प्लस हो गया ये, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। तो आपकी a की 2 वैल्यूज आ गई, एक 1 एक 5। अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ 16 टर्म्स। तब हम सम ऑफ 16 टर्म्स के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2a + n - 1d वाला। तो सम ऑफ 16 टर्म्स क्या हुआ 16/2, विच यू कैन डायरेक्टली राइट एज 8। 2a, a क्या है 1, तो 2 × 1 = 2 + 16 - 1 मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाय d क्या है +½ मतलब 15 × 1/2 इज 15/2। तो ये क्या हो गया 8 टाइम्स, हाँ 2 2 × 4 + 15/2। ये 2 से ये 4 कैंसिल, 8 कैंसिल 4 आ गया, 15 + 4 19, 19 4 = 76। तो यदि आपकी d की वैल्यू +½ है तो a की वैल्यू 1 है और सम ऑफ 16 टर्म क्या आया 76। अब सेकेंड पार्ट में यदि हमारी d की वैल्यू -½ है तो a 5 है, तो यहाँ 2a तो n/2 तो 80 होगा। 2a 5 2 = 10 + 15 मल्टीप्लाइड बाय -½ तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, ये आपका साइन बन जाएगा -15/2। तो यहाँ भी हम एलसीएम ले लें तो 8, ये 10 2 = 20 - 15/2 बचेगा। 2 से 8 कैंसिल करके अभी भी 4, पर 20 - 15 इज 5, 4 5 = 20। तो आपका इस केस में सम क्या आया 20। यदि आपका d -½ है तो a 5 है और सम 20 है, और d +½ है तो a 1 है और सम 76 है। तो सम के 2 आंसर्स आएंगे 76 and 20। तो इस क्वेश्चन में बेटा 2 जगह है आपका मेन कंसेप्ट। एक तो यहाँ पर, हाँ ये जो हमने a = 3 - 4d निकाला, ये बात याद रखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर यहाँ पर जब हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर ये आइडेंटिटी बन गई, इसको सॉल्व किया। फिर दूसरी बात ये याद रखना है कि d² आया, तो d की जो 2 वैल्यूज है दोनों पॉसिबल हैं, क्योंकि d पॉजिटिव भी होता है d नेगेटिव भी होता है। तो हम d की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ के लिए हमने a भी कैलकुलेट किया
और सम भी कैलकुलेट किया, दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं, है ना। n होता तो हम फ्रैक्शन में या नेगेटिव वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करते, पर d है तो वी विल एक्सेप्ट बोथ द वैल्यूज़, ठीक है। विद दिस योर चैप्टर AP फ्रॉम NCERT इज ओवर. So see you with next chapter. Thank you.